पाकिस्तान का जो इस वक्त केयर टेकर वजीर आजम है, उसको तो इस्लामाबाद भी कोई नहीं जानता, तो फिर पता नहीं वो क्या लेने चलेंगे सूरज। मेरे मोहतरम वजीर आजम साहब ने न्यूयॉर्क से लेकर चाइना तक, इंग्लैंड तक, सऊदी अरेबिया तक हर जगह का चक्कर लगा दिया। कोई किसी कंट्री का वजीर खारजा इनसे मिला है? किसी कंट्री का सदर इनसे मिला है? इनको कोई कांग्रेसमैन, सेनेटर ढंग का किसी ने शेक हैंड किया हो इनके साथ? आप किसी को क्या देने की सलाहियत रखते हैं? किसी से खरीदने की क्या सलाहियत है आपके पास? बिजनेस तो वहां कैसे होगा? सारे बिजनेसमैन तो भाग रहे हैं इस वक्त वहां से। मैं रोजाना 10-10 काले रोजाना बिजनेसमैनों की आती है कि हम कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहां जाएं? हम भाग रहे हैं यहां से, जान बचा के भाग रहे हैं। इस वक्त दुनिया जान बचा के भाग रही है। जिनके पास पैसा है, जो गरीब है, वो पैदल भाग रहे हैं, क्योंकि आपसे वो जो मेरा मकसद है, वो पीटीआई के लौंडे लपाड़े नहीं कंट्रोल हो रहे। आपने बॉर्डरों के ऊपर क्या करना है? काकड़ साहब का मुझे न्यूज सामने आई है, वो कहते हैं जी मैं बिजनेस लेने गया हूं, बिजनेस लेकर आऊंगा पाकिस्तान में। इन गिवन सर्कमस्टांसेस में बिजनेस तो नहीं लाया जा सकता पाकिस्तान में, ये लिखा है। हाँ, अगर वो कोई घड़ी खरीदने गए हैं स्विट्जरलैंड से, या स्विट्जरलैंड का चॉकलेट मशहूर है, स्विस नाइफ मशहूर है, अगर वो लेने गए हैं तो फिर 100 बिस्मिल्लाह। या बच्चों को वैसे ही बर्फबारी दिखाने गए हैं या स्कीइंग करने के लिए गए हैं वहां स्विट्जरलैंड में, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि जी मैं सरकारी किसी काम पर जा रहा हूं। खुल के कहें जी मैं वेकेशन करने जा रहा हूं, ये सरकारी जहाज है, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, डॉलरों की रेल पेल है, मैं ये जा रहा हूं, चले जाए। लेकिन आपके पहले रिलेशनशिप कौन से किस मुल्क के साथ ठीक है? आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। भारत आपका पड़ोसी है, उससे भी आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान से भी खराब है, ईरान के साथ भी आपके रिलेशनशिप वैसे ही है, ना होने के बराबर हैं जिस तरह समझा जाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सारी फोर्सेस का ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर पर स्मगलिंग में उनका सारा इंटरेस्ट है। वो दहशत गर्दों पे तो शायद हो सकता है इनसे भी दिहाड़ी लेते हो, क्या पता है, इनसे भी पैसे ले लेते हो। तो दर हकीकत एक साइड पर ये इस तरह के ये जैशुल अदल जैसी आ रही हैं, दूसरी साइड से टीटीपी आ रही है। आप रोकने में उनको आप नाकाम हैं। भारत वहां से एक्सेस चाहता है अफगानिस्तान में ट्रेड की भी और दूसरे अपने सारे अपने मामलात के लिए, लेकिन शर्मिंदगी है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो दर हकीकत बॉटम लाइन इसकी ये है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है दुनिया में, और इस वक्त दुनिया उनसे या डरती है या उनके साथ चलना चाहती है। कि पाकिस्तान को चाहिए कि खुदारा ये स्मगलिंग और रिश्वत और इस तरह की चीजों को छोड़ के अपने अपने बाउंड्रीज का ख्याल रखें, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, और कोशिश करें कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर वाले, पीटीआई वाले, इनसे जान छोड़ के जो काम है आपका असली करने वाला, मुल्क की हिफाजत करना, उस पर भी थोड़ी तवज्जो दें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी। मैं अभी टर्की में गया, वहां आपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है। लेकिन आपने कभी सोचा सिंध के अंदर मंदिरों के साथ आप जब करते तो फिर आपको पता नहीं कि उस वक्त जज्बात लोगों के क्या होते हैं। हमारे पठान भाई जब आए, मुगल जब आए, टर्किश आए सारे, और मुझे कैलकुलेशन आई कैन बी रॉन्ग, वो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं अरबों का रिश्तेदार हूं या मैं मुगलों का रिश्तेदार हूं। इस खित्ते, सारे खित्ते का मजहब हिंदू मजहब था सबका। हिंदुओं से लोग क्रिश्चियन हुए, हिंदुओं से लोग सिख हुए, मेरी एंसेस्ट्री हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैय्यर, मेरे साथ साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, आज के प्रोग्राम में हम 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम हमेशा अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान के इलेक्शंस भी शामिल हैं, और साथ में ईरान की तरफ से जो पाकिस्तानी सरहदी इलाके पर एक हमला किया गया है, उसके हवाले से भी बात करूंगी। तो प्रोग्राम की शुरुआत ईरानी हमले से ही करना चाहूंगी कि ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के सरहदी इलाके पंजगोर में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है, जो कि पाकिस्तान की जानिब से भी ये तंबीह की गई है कि ऐसे हमले जो हैं वो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ईरान पे बात करता हूं, लेकिन आपके पहले रिलेशनशिप कौन से किस मुल्क के साथ ठीक है? आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। भारत आपका पड़ोसी है, उससे भी आपके रिलेशनशिप खराब हैं, अफगानिस्तान से भी खराब हैं, ईरान के साथ भी आपके रिलेशनशिप वैसे ही हैं, ना होने के बराबर हैं जिस तरह समझा जाए। अब मैं बड़ी तफसील के साथ बताना चाहूंगा कि वहां हुआ क्या है और इस वक्त ईरान वैसे दुनिया में क्या कर रहा है। ईरान इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक है, मैं जी। समझता हूं।
ईरान के जो मीडिया ने बताया है कि जैशुल अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अटैक किया गया है उसके ऊपर। और पंजगोर जो एक जगह है उसके साथ सबज को है, वहां उस इलाके के अंदर मिसाइल मारे गए हैं। कश्मीर कमिश्नर जो है मकरान के सईद अमरानी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2 बच्चे हलाक हो चुके हैं और 3 खवातीन जो हैं वो जख्मी हैं। ईरानी बॉर्डर जो है वहां से 90 किलोमीटर के फासले पर है। और ये उस वक्त हमला हुआ है जब ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान जो है वो काकड़ साहब से स्विट्जरलैंड में उनकी मुलाकात भी हो रही थी, अभी कुछ थोड़ी देर पहले। तो ईरान ने अटैक किया है वहां पे, और क्यों किया है ये भी बताना चाहता हूं। एक तो ये सुन्नी बलोच अस्करियत पसंद ग्रोह है, जिसकी इब्तिदा जो है ईरानी सस्तियान बलोचिस्तान, जो सस्तियान जो 7 सूबा है उनका ईरानी, वहां से हुई है। जिंदुल्ला जी। जो वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसके सरबराह जो थे अब्दुल मालिक रैगी थे। उनकी गिरफ्तारी और उनकी फांसी के बाद ये ग्रोह जो है ये बाद में बना। और जो ये जैशुल अदल है, इसको ईरानी समझते हैं कि ये अमेरिकन और सऊदी सपोर्ट इनको हासिल है और हमारे खिलाफ ये दहशतगर्दी के ये चीजें कर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सस्तियान बलोचिस्तान से वो पाकिस्तान की साइड पर आ चुके हैं, और पाकिस्तान ने उनको क्यों आने दिया यहां पे, उसकी भी वजह बताता हूं। क्योंकि जी। इस वक्त पाकिस्तान की सारी फोर्सेस का ईरान बलूचिस्तान के बॉर्डर पर स्मगलिंग में उनका सारा इंटरेस्ट है। वो दहशत गर्दों पे तो शायद हो सकता है इनसे भी दिहाड़ी लेते हो, क्या पता है, इनसे भी पैसे ले लेते हो। लेकिन कसूर आपका है कि आपके टेरिटरी के अंदर एक दहशतगर्द तंजीम है, वो आके अपना उन्होंने अड्डे बना लिए हैं, तो जाहिर उन्होंने तो चेज करना है उनको, क्योंकि वो समझते हैं कि सऊदी और अमेरिकन सपोर्ट है। और आपको पता है कि ईरान ऑलमोस्ट हालते जंग में है अमेरिका के साथ। तो दर हकीकत एक साइड पर ये इस तरह के ये जैशुल अदल जैसी आ रही हैं, दूसरी साइड से टीटीपी आ रही है। आप रोकने में उनको आप नाकाम हैं उनको, क्योंकि आपसे वो जो मेरा मकसद है, वो पीटीआई के लौंडे लपाड़े नहीं कंट्रोल हो रहे। आपने बॉर्डरों के ऊपर क्या करना है, अफसोस की बात है। उसके ऊपर आपने वो टूटा सा बयान दे दिया है, जिस तरह आपने फरमाया है अभी। वजीर उनके हमारी वजारत खारजा ने कह दिया है कि ना, हम एक्सेप्टेबल नहीं है, ये फला है, धमकाना है, इसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा, पता नहीं क्या किया जाएगा, क्या करना क्या नहीं करना। इन्होंने पहले कौन सा आपसे वो टीटीपी वाले और तालिबान वाले आपके साथ, जिनके साथ चाय पी रहे थे, आप जश्न मना रहे थे, झंडे इस्लामाबाद लगा लिए थे आपने तालिबान के, और आज वो थप्पड़ों से मार रहे हैं आपको, तो उनका कौन सा जवाब दे लिया जो इसका जवाब आप देंगे। लेकिन शर्मिंदगी है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। ईरान आप इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है, अकॉर्डिंग टू आज यहाँ पे स्टेट के अंदर, न्यू हैम्पशायर स्टेट के अंदर अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब स्पीच कर रहे थे। उन्होंने कहा ईरान या तो उनके पास पहले ही एटॉमिक बम उन्होंने बना लिया, या थोड़े दिनों में वो एटॉमिक बम बना लेंगे। इसके बाद पूरी दुनिया में उनके साथ नेगोशिएशन का नक्शा तब्दील हो जाएगा। हाँ, पहले इस वक्त अगर देखा जाए, ईरान का असर और रसूख आप देखें कि किस तरीके से इराक में उनका असर और रसूख है। इस वक्त जो शिया गवर्नमेंट है इराक के अंदर, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट पॉलिटिकल रिफ्यूजी थी पहले ईरान के अंदर। उसके बाद सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस देख लें, उसके बाद लेबनान में उनका इन्फ्लुएंस देख लें, और फिर उस गाजा की जंग की सारी चाबियां इस वक्त ईरान के हाथ में है। 500 उनको वो $100 मिलियन गाजा में अल हमास को देते थे, वो जिसके जरिए उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स गाजा के नीचे बना ली हैं, जिनका कोई इजराइल को अब समझ नहीं आ रही है क्या करना है। और वो टनल्स और हमास को जो उन्होंने जो सारी वारदात की थी इजराइल के साथ, उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पे जो दूसरे लोग बैठे इनके साथ क्या किया जाएगा। और अब उनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल 24,000 लोग मारे जा चुके हैं फलस्तीन में। जिन्होंने शुरू किया था उन्होंने बिल्कुल यही नहीं सोचा था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये कैसे जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इस वक्त अगर होतियों के बारे में, खासकर ईरान, उनकी जो प्रॉक्सी है वार, उन कई ग्रुपों को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह हिजबुल्लाह है, हमास है, इसी तरह होती है। मैं आपके देखने वालों को खासकर बताना चाहूंगा कि होती क्या है और इस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो चुके हैं, जो कि इस वक्त अमेरिका में डरता है उनको हाथ डालने से पहले।
अगले दिन हालांकि अकॉर्डिंग टू द न्यूज अमेरिका ने 100 टामाहाक मिसाइल जो है वो यमन के ऊपर मारे हैं। लेकिन होती दर हकीकत शिया हैं, और शिया इनकी एक ब्रांच है जिसको जैदी कहा जाता है। तो ये जैदी हैं, एक बहुत करप्ट यमन के रूलर थे। अली अब्दुल्ला सालेह उनका नाम था। 30 साल उन्होंने हुकूमत की। $30 बिलियन उन्होंने यमन का चोरी करके वो अमीर तरीन इंसान बने, जो कि रवाज है डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसा पाकिस्तान के अंदर कई बिलियनर है। तो इसी तरह उन्होंने भी खून पसीना पिया यमन में लोगों का, और इसी तरीके से वहां पे एक पार्टी अल हक बनाई गई वहां पे यमन के अंदर, जो समझते थे कि इन्होंने गरीब अरबों का खून चूसा है। सबसे ज्यादा तकवीत तब मिली जब अरब स्प्रिंग आई। तो अरब स्प्रिंग में उन्होंने उस पार्टी ने बड़ी तेजी के साथ इनकी मुखालफत की, जलसे जुलूस निकाले। तो उसी जो इसके फाउंडर थे हुसैन होती जो थे वो शिया थे। उन्होंने एक पार्टी बनाई शिया लोगों को उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि देवर ओप्रेस्ड बाई अब्दुल्ला साले जो थे, और अमेरिका उनको सपोर्ट करता था। तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद 1997 में हुसैन होती जो है वो मारे जाते हैं। वो उनको कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद उनके छोटे भाई जो हैं वो उसको टेक ओवर करते हैं, और उनका नाम अब्दुल मलक होती है। 40 साल उनकी एज है, और वो इस वक्त चला रहे हैं होती ऑर्गेनाइजेशन को। उनको देखा नहीं जाता, वो मंजरे आम पर भी नहीं आते, मीडिया भी नहीं ज्यादा आते। इस वक्त उनकी डिमांड है, शुमाली यमन के अंदर उनका कंट्रोल है। वो चाहते हैं कि पूरे यमन को कंट्रोल किया जाए, और दूसरा वो क्लेम करते हैं कि इजराइल जो है गाजा के अंदर अपना ये जो कत्लो गारत है इसको बंद करे। ये दो डिमांड्स हैं। अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको, और इतने ताकतवर किस तरह हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों ने मिलकर पिछले कई सालों के से उनके ऊपर बमिंग की जा रही है, बॉम्बिंग की जा रही है। और उस बॉम्बिंग में मार मार के, कारपेट बॉम्बिंग कर करके उनको इतना गुरीला वार और दूसरी वार्स के लिए वो स्ट्रांग हो चुके। अब वो बड़े बड़े चैलेंजेस लेने से दरेक नहीं करते। तो अब एक और दूसरा, इस वक्त मैं ये बताना चाहूंगा कि ईरान ने कल क्या किया था। जब ईरान ने कल मिसाइल ना सिर्फ आपके ऊपर मारे हैं पाकिस्तान पे, उन्होंने इराक और सीरिया के ऊपर भी मिसाइल मारे हैं। बिलखसूस इराक के जो इलाका कुर्दिस्तान के कंट्रोल में है, कुर्दिस्तान कुर्दी उनको कहा, जो जो है उस वहां पे अरबील जगह के ऊपर उन्होंने मिसाइल मारे हैं। 6 से 7 उन्होंने मिसाइल मारे हैं। और अकॉर्डिंग टू द ईरानी मीडिया वो समझते हैं हमने मुसाद, जो कि इजराइल की एक एजेंसी है, उसको हमने तबाह किया है। आज मसरूर बार 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 जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं कुर्दिस्तान के, बारजाती उनका नाम है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारा ईरान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों अटैक किया। दूसरा अटैक उन्होंने सीरिया के ऊपर किया है, आईसिस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू ईरान, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब जनरल सुलेमानी की जो बरसी थी उसके ऊपर 2 सुइसाइड अटैक हुए थे। ईरान ने ऐलान किया था कि हम 7 दिन के अंदर अपना इसका बदला लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने इस चीज का बदला लिया है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया वाकई से डर रही है। ईरान एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आ चुका है। वो बार बार चैलेंज कर रहा है इसराइल को और अमेरिका को। बल्कि इस वक्त अगर देखा जाए तो डॉक्टर जयशंकर, वो जो कि ईरान के दौरे पे थे, उनके साथ जो ईरान के वजीर खारजा थे, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि जो 24,000 लोग इन्होंने गाजा में मारे हैं, इट्स नॉट फेयर, और हम इसका बदला लेंगे। यहाँ जब मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर जयशंकर साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया दहशतगर्दी पर, और खासकर जो रेड सी के अंदर हालात हैं, जो उन्होंने डिमांड की ईरान के साथ कि जो हौथियों को कहा जाए कि वो ईरानी जो इंडिया के जो शिप हैं उनको वहां से ना रोका जाए। अब ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर साहब ने वजीर खारजा से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि उन्होंने इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की, जो ईरान के इस वक्त सदर हैं। उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ये किया गया ईरानी सदर की तरफ से कि हमने आपके साथ चाबहार का जो आपको लीज पर दिया 2018 से अपनी बंदरगाह, आप उसको सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं कर रहे। आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द वहां पे कंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट करें।
दूसरी साइड पे जो भारतीय रिजर्वेशन हैं, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस थी ईरान के ऊपर, उसकी वजह से वो कहते हैं हम खुल के उस पर वहां पे काम नहीं कर सके। भारत वहां से एक्सेस हुँ। चाहता है अफगानिस्तान में ट्रेड की भी और दूसरे अपने सारे अपने मामलात के लिए। तो दर हकीकत बॉटम लाइन इसकी ये है कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है दुनिया में, और इस वक्त दुनिया उनसे या डरती है या उनके साथ चलना चाहती है। ये मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर, ये भी पाकिस्तान की ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को चाहिए कि खुदारा ये स्मगलिंग और रिश्वत और इस तरह की चीजों को छोड़ के अपने अपने बाउंड्रीज का ख्याल रखें, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, और कोशिश करें कि ये जो लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर वाले, पीटीआई वाले, इनसे जान छोड़ के जो काम है आपका असली करने वाला, मुल्क की हिफाजत करना, उस पर भी थोड़ी तवज्जो दें। साजिद साहब, पाकिस्तान की बात आई गई है तो हम पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी बात करते हैं और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तानी केयरटेकर वज़ीर-ए-आज़म स्विस के दौरे पर हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में इस वक़्त इलेक्शंस की गहमा-गहमी है, क्या उनको ये दौरा करना चाहिए था? दौरा तो उन्हें कहीं भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो ही नहीं है कि बाहर के दौरों पे इस तरह जाके कौम का पैसा बर्बाद करें और सरकारी जहाजों पे घूमते फिरें। काकड़ साहब का मुझे न्यूज सामने आई है, वो कहते हैं जी मैं बिजनेस लेने गया हूं, बिजनेस लेकर आऊंगा पाकिस्तान में। ईरान अटैक कर रहा है, अगले दिन, आज से महीना पहले भी आपके 23 फौजी मारे हैं टीटीपी ने घुस के, उसके बाद आपके पुलिस वाले मारे उन्होंने घुस के केपीके के अंदर। इस इन गिवन सर्कमस्टांसेस में बिजनेस तो नहीं लाया जा सकता पाकिस्तान में, ये लिखा है। हाँ, अगर वो कोई घड़ी खरीदने गए हैं स्विट्जरलैंड से, या स्विट्जरलैंड का चॉकलेट मशहूर है, स्विस नाइफ मशहूर है, अगर वो लेने गए हैं तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, या बच्चों को वैसे ही बर्फबारी दिखाने गए हैं या स्कीइंग करने के लिए गए हैं वहां स्विट्जरलैंड में, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि जी मैं सरकारी किसी काम पर जा रहा हूं। खुल के कहें जी मैं वेकेशन करने जा रहा हूं, ये सरकारी जहाज है, हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, डॉलरों की रेल पेल है, मैं ये जा रहा हूं, चले जाए। इनको मैं बताना ये चाहूंगा कि आपके चीफ जस्टिस साहब ने इनके इनके ओहदे को डिस्क्रेडिट कर दिया था सिर्फ एक फिक्रा कह के। वो फिक्रा क्या था? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉज, आपको केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत होती है इलेक्शन कराने के लिए। आपके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन के होते हुए हमें जरूरत है इस केयर टेकर गवर्नमेंट की। तो जब उन्होंने ये कहा कि इनको डिस्क्रेडिट कर दिया था, तो ये सरकारी खर्चे पे जहाज क्यों सारा दिन उड़ाते? कभी चाइना जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड, इनसे पूछा क्यों नहीं जाता? जो इनको लेकर आए हैं, जिन्होंने किसी घड़े में से इनका नाम निकाला है, इनका पूरा फाल निकाल लिया है। हालांकि मैं पोर्टफोलियो देख रहा था कि एक बहुत बड़ा एक आदमी था जिसने 10-15 बंदे सेनेटर बनाए थे क्वेटे के ला के यहाँ पे, जिनको इम्प्लांट इस्लामाबाद में किया गया जी। था, उनमें ये भी शामिल थे। इनको कोई, क्वेटे में कोई इनको नहीं जानता, इनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। ये कल इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार जाएंगे अपने इलाके से। ये क्यों कौम का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं इनसे। वो डेवोस चले गए, डेवोस में पाकिस्तान का क्या काम है? आपके पास खाने के लिए चीज नहीं है कोई। आपकी पीआई बैंकरप्ट होती फिर रही है, स्टील मिल आपकी तबाह है। पता नहीं ये किस तरह ये लोग इस तरह चले जाते हैं। कोई जमीर में, बाजमीर लोग तो नहीं इस तरह कर सकते कि एक गरीब मुल्क है, एक यतीम कंट्री है, और आप उनके जहाजों पे चढ़ के तो डेवोस जा रहे हैं। आप किसी को क्या देने की सलाहियत रखते हैं? किसी से खरीदने की क्या सलाहियत है आपके पास? बिजनेस तो वहां कैसे होगा? सारे बिजनेसमैन तो भाग रहे हैं इस वक्त वहां से। मैं रोजाना 10-10 काले रोजाना बिजनेसमैनों की आती है कि हम कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहां जाएं? हम भाग रहे हैं यहां से, जान बचा के भाग रहे हैं। इस वक्त दुनिया जान बचा के भाग रही है। जिनके पास पैसा है, जो गरीब है, वो पैदल भाग रहे हैं। वो ईरान के बॉर्डर से टर्की, टर्की से ग्रीस जा रहे हैं सारे, और कोई इटली जा रहा है, कोई कहीं जलील होकर भाग रहा है वहां से। तो इन हालात में आप कह रहे हैं कि हम कारोबार बाहर से लाएंगे? कभी आपने सोचा आपकी बिजली इतनी जितनी महंगी है, वहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट की जा सकती है? वो कुछ खुदा का खौफ करें। और किसी के मुंह से मैं हैरान हूं, अगले दिन किसी ने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने मुआशी प्लान पेश कर दिया। मुझे तो उसमें कोई दो लफ्ज नजर नहीं आए, मुआशी क्या प्लान आपने करना है? कहते जी हम लोगों को रोजगार दे, क्या कराएंगे रोजगार उनसे भाई? हाँ, करना क्या होता है जिस तरह पहले सारे करते हैं, बेनजीर फंड, जो अपनी पार्टी की औरतें होती हैं, अपने अपने कारकुन होते हैं, उनको वजीफे लगा दिए जाते हैं और खुद खा पी जाते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड बना के खा पी जाते हैं। कोई ना चेक है, ना बैलेंस सिस्टम है, ना ईमानदारी है, ना कोई कोई सिस्टम इंटैक्ट है।
मैं हैरान हूं कि आप जिस तरीके से पीटीआई को पकड़ पकड़ के अंदर किया जा रहा है, रिश्वतखोरों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? उनके उनसे क्यों डरते हैं आप? या तो फिर आप सारे इस तरह के हैं, हमाम में सारे नंगे हैं, या तो फिर तो मेरी समझ से बाहर है कि काकड़ साहब पता नहीं क्या करने गए हैं, वहां से क्या लेंगे, क्या लेके आएंगे, चॉकलेट या वो घड़ी वगैरह खरीदने गए हैं, वरना और तीसरा या बर्फबारी देखने गए होंगे, स्की करेंगे, वहां जाके घूमे फिरेंगे। ईरान स्विट्जरलैंड सुना है बहुत घूमने फिरने की जगह। वरना पाकिस्तान का जो इस वक्त केयर टेकर वजीर आजम है, उसको तो इस्लामाबाद भी कोई नहीं जानता, तो फिर पता नहीं वो क्या लेने चलेंगे आपको आज तक मैं चैलेंज ये करना चाहता हूं, जी। मेरे मोहतरम वजीर आजम साहब ने न्यूयॉर्क से लेकर चाइना तक, इंग्लैंड तक, सऊदी अरेबिया तक हर जगह का चक्कर लगा दिया। कोई किसी कंट्री का वजीर खारजा इनसे मिला है? किसी कंट्री का सदर इनसे मिला है? इनको कोई कांग्रेसमैन सेनेटर ढंग का किसी ने शेक हैंड किया हो इनके साथ? क्यों इस तरह कर रहे हैं? क्या वजह है? पूछने वाली कोई नहीं। और मैं दूसरा बताना चले, इसी टॉपिक पे आपने बात की, जब मैं खासकर कहता हूं कि हमारे मुल्कों के हालात इतने सख्त खराब हैं, और जी। मैं जब भी कभी भारत की बात करूं, पड़ोस के अंदर वो तरक्कियों पर है, वो क्या कहां जा रहा है, तो कहा जाता है कि ये शायद हो सकता है ये इंडिया का जंट हो, शायद ये राह का जंट है, हर वक्त इंडिया इंडिया करते। आज एक खबर मेरी नजर से गुजरी, बल्कि आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। किसी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश जी। का कंपैरिजन किया, मैं हैरान हो गया हूं कि जीडीपी बांग्लादेश की $416 बिलियन, आपकी $341 बिलियन, उनकी एक्सपोर्ट $59 बिलियन, आपकी $40 बिलियन। उनकी जीडीपी ग्रोथ इस वक्त जो है, हालांकि उनकी 5.6 है बांग्लादेश की, आपके साथ थे 70s में, आपकी 0.5% आपकी जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन रेट, हालांकि वो अगले दिन वहां शिकायत हो रही थी बड़ी सख्त, हसीना वाजिद, कि उनकी इन्फ्लेशन रेट 9.4%, आपका 30%। पर कैपिटा इनकम हर बंगाली की सालाना $2457, आपकी सालाना पर कैपिटा इनकम $1505। शर्म हमको मगर नहीं आती। स्विट्जरलैंड जाएंगे, अय्याशियां करेंगे, पता नहीं फिर ये किस डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं। आपको चलाने वाले तो सारे बाहर के पड़े हैं, आपको चलाने वालों के तो सारे बच्चे जो उनके पास कनाडा के पीआर हैं, उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटियां हैं। पता नहीं फिर आप किस मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हैं आप। अब आगे तो मैं बताता, अब देखें, आज मैं इलेक्शन की बात करते हैं। जी, साजिद साहब, इलेक्शन का ही अगला क्वेश्चन था कि नहीं, आज एक 3 डॉक्टर जमातें सही, तो बहुत बड़ी हैं जो इस वक़्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, लेकिन जो पीटीआई के साथ हो रहा है, पीटीआई के जितने भी उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जिस हिसाब से उनको निशानात अलॉट किए गए हैं, क्या ये वोटर का इम्तिहान नहीं होगा कि इतने सारे निशानात को वो कैसे याद रखेंगे कि ये पीटीआई का वोटर वो है, कैंडिडेट है, जिसको हमने वोट देना है। तो इस तरह तो लाइक जो बैलेट पेपर है वो वोटर के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखिए इस वक्त शाजिया में मुझे सबसे पहले तो इतराज यह है कि डॉक्टर सैयद आसफ हुसैन साहब को नया चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, जो वैसे ही है, तो वैसे वो 22 ग्रेड के अफसर थे। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर सारे जुल्मों सितम के बावजूद एक सबसे बड़ा जुल्म क्या है, जी। कि हर पाकिस्तानी एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो सीएसएस करके इस काम में आ चुका है। आपके इस वक्त आईजी पंजाब वो भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, ये पाकिस्तान का इलाज करने आया है। मैं यहाँ एक दिन एम्बेसी में गया था, तो मुझे एम्बेसडर साहब ने तारफ कराना, जब स्टाफ से मेरा तारफ कराया, तो हर जो आने वाला बंदा था उसका नाम डॉक्टर था। मैंने मजाक से, हजरा मजाक, मैंने एम्बेसडर साहब से कहा, मैंने कहा ये मैं एम्बेसी में हूं या किसी हॉस्पिटल में हूं? एक बंदे का ओहदा डॉक्टर एमबीबीएस, सारी जिंदगी वो केमिस्ट्री पढ़ता रहा, बायोलॉजी पढ़ता रहा, आखिरी 3 महीने उसने वो रट्टा लगा के उसने सीएसएस किया, फिर पाकिस्तान का खून चूसा है उसने 30 साल में, चूसता है, वो बदले लेता है। किसी साहब तालीम याफ्ता बंदे को शर्म नहीं आई कि इस कानून इसको चेंज कर दे कि डॉक्टर सीएसएस नहीं कर सकता? यूआईटी के बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको सीएसएस नहीं करना चाहिए? उनको अंधे हैं आंखों से, ये क्या वजह है? अब ये डॉक्टर साहब आ गए, 22 साल इन्होंने पहले, 22वें ग्रेड से पहले 30-35 साल इन्होंने पाकिस्तान का इलाज किया है, अब ये इलेक्शन का इलाज करेंगे। चले, लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि इलेक्शन, अब मैं उस पर आप बताना चाहता हूं वो बात। जी।
मेरे एक पीटीआई के बहुत बड़े लीडर हैं मरवत साहब। एक तो मैं बताना ही चाहूंगा कि आपस में भी लड़ाइयां हो रही हैं इनकी, नून लीग के अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं टिकटों पे, पीटीआई के अंदर भी लड़ाइयां हो रही हैं टिकटों पे भी वैसे भी उनके कई 6-6 महीने के नई पैदावार लीडर हैं उनके सामने आ जाते हैं, जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक लफज की वजह से मशहूर हो जाते हैं, पाकिस्तान बढ़ गया। इसके ऊपर वो एक बंदा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया कि मेरा पता नहीं क्या बढ़ गया, हालांकि गंदा लफज है ये। चले चले आगे चलते हैं, पाकिस्तान है फिर वहां पे यही होना था। उस बंदे ने आज फरमाया है कि पाकिस्तान के अंदर 15 करोड़ सेलफोन मौजूद हैं, और वो कहते हैं हम अपने पीटीआई के लोगों को सेलफोन के ऊपर ही कंट्रोल कर लेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इन सारे ये जो कुछ निशान निशान आगे पीछे। वो इलेक्शन वो कहते हैं हमें तो राय को नहीं सकता। आप जीत के क्या कर लेंगे भाई? आप 3.5 साल जीते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को आप चलाते रहे हैं। गोगियां चला रही थी पाकिस्तान को, बुजदार चला रहे थे पाकिस्तान को। जीत जाओगे तो क्या कर लोगे भाई? मैं एक मिसाल ही देता हूं, खान साहब फिर चीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं आज, वही 3.5 साल जो पहले किया था वही करेंगे आप। काले बकरों पे और सुरख मिर्चें जलाने से भी कंट्री चलेंगे कभी, और वो भी एटम, जिनके पास एटॉमिक पावर हो वो। मैं यहां पे एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने एक दफा एक शादी पे मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा किया था, पाकिस्तानी नहीं था, आपके एक पड़ोसी मुल्क का बहुत बड़ा डिप्लोमेट था। उसने कहा था साजिद साहब, वाकई आपकी जो फर्स्ट लेडी है वो जिंदा मुर्गियां और बकरे जला रही है? ये वॉशिंगटन डीसी में मुझे किसी ने पूछा। तो आप सोचें जरा कि हमारी रिप्यूट क्या है, खान साहब क्या छोड़ के गए हैं, इद्दत के ऊपर क्या तमाशे हो रहे हैं। अच्छा, मैं आप आगे में इद्दत पे बात हो गई है तो केसों पे खान साहब के, एक मैं आपको लतीफा भी सुनाना चाहता हूं, जी। बल्कि आखिरी चीज है, इसके बाद जी, टॉपिक जी। भी मेरा आखिरी चीज ये है कि कहते हैं जादू सर एक सर चढ़ छोटा-सा के क्वेश्चन और भी है इंडिया के हवाले से। मैं वो करता हूं, लेकिन वो काला जादू चल रहा है इस जी। वक्त बड़ा सख्त। जज मोहम्मद बशीर साहब जो कि इद्दत के केस सुन रहे थे जेल के अंदर, उनका ब्लड प्रेशर चढ़ गया और वो बेहोश होकर गिर गए। ये ट्रू खबर है ये, और उनको अडयाला जेल के बिल्कुल। हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज किया गया और उसके बाद उनको घर भेजा गया। कुछ लोग मेरे ये कह रहे हैं इस वक्त, जो लौंडे लपाड़े हैं आपके ट्विटरों पे, वो कहते हैं देखें जी पीरनी का जादू काम कर गया, जी। अब हम पाकिस्तान अब फिर जादू की लपेट में आ गया। तो ये मैं चुटकुला सुनाना चाहता था। अगली बात आप जो मेरे ख्याल भारत के हवाले से कुछ करना चाह रही थी सवाल। जी, बिल्कुल भारत में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है और वहाँ पर 5 रोज़ा 6 रोज़ा जो तक़रीबात हैं, जो उनकी मज़हबी रसूमात हैं, वो अदा की जाएँगी। जिसके लिए उन्होंने पूरे मुल्क से जो अपने लोग हैं, उनको वहाँ पे बुलाया है ताकि वो उन रसूमात में हिस्सा ले सकें। और इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मकातब-ए-फ़िक्र की तरफ से डिफरेंट किस्म की ओपिनियन जो है वो सामने आई है, ज़्यादातर गम-ओ-गुस्से का इज़हार किया गया है। मैं चाहूँगी इसके ऊपर भी आप ज़रा बात करें। पाकिस्तान में तो वैसे ही गम गुस्सा हर वक्त रहता है, रहना चाहिए, क्योंकि वैसे देखे ना जहाँ इतनी लूट मार पड़ रहा हूँ, वैसे ही गम गुस्सा होता है, गरीब गरीब तरीन होता है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, उसमें यहाँ तो होना ही होना है। लेकिन आपने कभी सोचा सिंध के अंदर मंदिरों के साथ आप जब करते हैं तो फिर आपको पता नहीं कि उस वक्त जज्बात लोगों के क्या होते हैं? नंबर 1। नंबर 2 मैं ये बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए, हमारे पठान भाई जब आए, मुगल जब आए, टर्किश आए सारे, और मुझे कैलकुलेशन में आई कैन बी रॉन्ग, वो उन्होंने हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, हजारों मस्जिद। 1912 में मेरा ख्याल है, जब बल्कि एक और मस्जिद जिसके बारे में कल परसों मैंने बीबीसी में पढ़ा, सुनहरी मस्जिद उसका नाम है, न्यू दिल्ली के अंदर मस्जिद है, मुझे उसके बारे में पढ़ने का आया कि उस हवाले से मैंने 1912 का एक कानून जो ब्रिटिश बना के गए थे, उन्होंने जब न्यू दिल्ली के नक्शे बना रहे थे, उन्होंने कहा जहां जहां मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें होंगी हम इनको स्टेटस को दे देंगे, यहीं रहेंगे, ये तब्दील नहीं आगे होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कई मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, और फिर इसको जज्बात में नहीं लेके जाना चाहिए। क्या वजह है, मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी टर्की में गया, वहां अपने चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाया है, चर्च को तोड़ के आपने मस्जिद बना दिया। वो पहले म्यूजियम था, आज वो मस्जिद बन चुकी है। अब क्रिश्चियन है, उनके अगर वो आपके ऊपर बंदूकें और सारा कुछ अपने सिस्टम लेके चढ़ जाए, आप तो 1 घंटा नहीं निकाल सकते, 1 मिनट नहीं निकाल सकते जितनी टेक्नोलॉजी क्रिश्चियंस के पास है। तो थोड़ा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना चाहिए,
और वहां पे देखें, कोर्ट का डिसीजन था वहां पे। वो ऐसे नहीं कि किसी ने उठ के सुबह उठ के कहा ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद, इसको बंद करो। वह सारे, एक कंट्री है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, चीजें हैं, कोर्ट ने उसकी इजाजत दी, बल्कि उन्होंने कहा साथ मस्जिद भी बनाई जाए। तो इसको जज्बात के हवाले से नहीं देखना चाहिए। तो दूसरा, ये देखना चाहिए, खासकर मैं बहसीते एक पाकिस्तानी, सबसे पहले सोचना चाहिए, मुझे तो इस बात का पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मैं अरबों का रिश्तेदार हूं या मैं मुगलों का रिश्तेदार हूं। इस खित्ते, सारे खित्ते का मजहब हिंदू हिंदू मजहब था सबका। हिंदुओं से लोग क्रिश्चियन हुए, हिंदुओं से लोग सिख हुए। मेरी एंसेस्ट्री हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। लेकिन मजहबों के साथ मिलकर गुजारा करने की कोशिश करनी चाहिए। हर मजहब की इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल में, बजाय कि हर वक्त गुस्से में और इस तरह की जो कमेंट साहब देखें, उसका पहले बैकग्राउंड देखें कि वहां मंदिर था, मस्जिद थी, क्या बनी थी बाबरी मस्जिद, उससे पहले मंदिर क्या था, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अल्टीमेटली जजेस ने बैठ के डिसीजन किया है। इसके ऊपर आपको अपने कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। दिस इज वट माई ओपिनियन। लेकिन ये कि जिस तरह मैंने कहा है, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर मजहब एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बिकता है और सबसे ज्यादा चलता है, कारोबार है वहां पे, अफसोस के हुँ। साथ, कि मजहब को कारोबार बनाया जाता है। जहां तालीम कम हो और जहां पे जहालत ज्यादा हो, गुर्बत हो, वहां मजहब जो है वो बड़ा अच्छा बिकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले तो कुछ तालीम लेने की कोशिश करें। आपको बाबरी मस्जिद की, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ें। जो जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उनकी हिस्ट्री को देखें आप पहले, फिर फैसला करें कि वहां पे ठीक है या गलत हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर, खुदारा सिंध के अंदर जो 1% या इससे भी कम हिंदू बचे हैं, उनकी हिफाजत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। दे आर पाकिस्तानीज, दे आर योर ब्रदर्स, और हमारे झंडे का हिस्सा है। हमारे झंडे का, पाकिस्तान का जो सफेद हिस्सा है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें उनकी इज्जत करें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में मैं और साजिद साहब दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।